अच्छा, आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि चार्ल्स जॉन, जिनका तल्लक लाहौर से है और आजकल ये इंग्लैंड में मुकीम है, और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि इनसे रब्ता करके और इनसे जो वेव स्टूडियो की जो हिस्ट्री है या उसकी जो तारीख है वो इनसे पूछी जाए, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने ये वेव स्टूडियो के फादर जॉन पॉमस के साथ ये पायनियर्स में से हैं, ये फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। ये बिशप्स कॉन्फ्रेंस का प्रोजेक्ट था, लेकिन बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फादर जॉन और चार्ल्स फ्रैंक को मुंतखब किया था। तो आइए आज हम उनसे अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। अच्छा, तो भाईजान ये बताएं कि ये वेव स्टूडियो कैसे शुरू हुआ और ये वेव का लफ्ज कहाँ से आया? Right. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और खुदावन में आपको अदाब और सलाम करता हूँ। एंड नईम, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये सोचा इसके मुतालिक कि एक जो प्रोजेक्ट जो कि जिससे के बहुत के जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके मुतालिक आपने सोचा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और बताया जाए कि ये क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है और ये आपकी अच्छी काविश है और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। ये जो प्रोजेक्ट है ये जैसे सबको पता है कि बिशप्स का ये प्रोजेक्ट है ये, और एक्चुअली ये हुआ कि ऐसे कि फादर जॉन बॉन्स जो हॉलैंड से था, उनका ताल्लुक हॉलैंड से है जी। मौसीकी में उनको बहुत शौक रहा है जी। और उनको सिलेक्ट किया गया। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट इस बेस पे था कि जो छोटे छोटे मैसेजेस वगैरह लाइक 10-15 मिनट्स के रिकॉर्ड करके रेडियो स्टेशंस पे भेजे जाएं यहाँ से, एशिया से कहीं से, तो वो वहाँ से ब्रॉडकास्ट हों और लोग सुने थे, उससे फ़ायदा उठाएं। कलाम था, गीत थे, मैसेजेस इस तरह के। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो इनको चूज किया गया और ये फिर ये सिलेक्ट हुए और इनके पास दो ऑप्शंस थी कि या इंडिया में कर लें या पाकिस्तान में कर लें, अपना स्टूडियो या बेस अपने यहाँ बना लें। तो काफी उनके कुछ विचार के बाद ये डिसाइड किया कि ये क्योंकि उनके कुछ कोलीग्स भी यहाँ पे पाकिस्तान में थे जी और वगैरह उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं ये पाकिस्तान में करूंगा और उनका ख्याल था कि कोयटा में इसको सेटअप किया जाए जी। मगर उन्होंने जब देखा कि कोयटा में इतनी फैसिलिटीज लाइक आर्टिस्ट्स वगैरह और जो वो करना चाहते थे इतने नहीं थे, क्योंकि लाहौर में तो आपको पता ही है कि गार्ड है, वो गार्ड है मौसीकी का और अदबी दुनिया का, कल्चर का। जी। तो कल्चर का और लोगों का उन्होंने फिर लाहौर को चूज किया। तो लाहौर में उन्होंने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू किया, मतलब बनाया जाए। तो सबसे पहले उनको कोई लोकल बंदा दिया था उनके साथ काम करने वाला जी, और उन्होंने हरीश मैसी साहब को उनको सिलेक्ट किया इस काम के लिए। अच्छा। उनको ऑफर दी इस बात की कि वो उनके साथ काम करें, मगर क्योंकि वो ऑलरेडी काफी मसरूफ थे तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि चार्ल्स एक जो कि इस फील्ड में काफी महारत रखता है, तो उनसे रब्ता किया जाए। तो उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया। तो मैंने नई अपनी ग्रेजुएशन पास की थी, अपनी पढ़ाई। तो मुझे बताया गया कि ये प्रोजेक्ट है ये इस तरह का, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था ऐसे कामों के लिए, और क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग्स का और गाने इलेक्ट्रॉनिक का और म्यूजिक का
शुरू से शौक रहा है और मैंने कहा वो ये तो अच्छा है मेरी फील्ड का है जी। तो मैंने हाँ कर दी। तो वो फिर ऑब्वियसली मीटिंग्स हुई और इस तरह से चला। तो उनके एक दोस्त थे एड कार्लसन, अच्छा। वो निराली किताबें जो कि अडल्ट बेसिक एजुकेशन सोसाइटी का एक हिस्सा है, निराली किताबें, उनके साथ काफी दोस्ती थी उनकी। फादर जॉन तो बाउंस। उन्होंने सबने मशवरा करके फादर जॉन बाउंस ने और उन्होंने कहा जी नाम सजेस्ट कैसे नाम रखा जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसको स्टूडियो कहा जाए। तो ये था तो ये स्टूडियो है, मगर इसको स्टूडियो नहीं तक कहते। इसका फिर नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको वेव का नाम दिया जाए, which is stand for workshop for audio visual education। तो वो पसंद आया और लोगो भी उसी तरह टाइप से वो तैयार किया है ऑसिलोस्कोप का, तो बड़ा फिट हुआ वो, और उसका नाम भी वर्कशॉप ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन रखा गया। तो ये इस तरह से ये वेव स्टूडियो। तो ये किस साल में? 1974 की बात है? 1974 हाँ जी, एग्जैक्टली जब मैंने ग्रेजुएशन किया, अब मैंने क्लियर किया था जी। अच्छा, तो ये फिर जब ये वेव बन गया, ये वर्कशॉप फॉर ऑडियो वीडियो एजुकेशन, तो सबसे पहली प्रोडक्शन क्या थी? सबसे पहली प्रोडक्शन, क्योंकि जोर तो इसी पे था कि 15 मिनट्स के बनाए जाएं, ये रेडियो प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिनमें तिलावत हो, सरमन हो और कुछ ज़बूर वगैरह, वो भेजे जाएं रेडियो स्टेशंस, और इसी प्रोजेक्ट पे काम रहा था। तो इन द मीन टाइम, क्योंकि वो अभी तक सेटअप नहीं था हुआ, तो मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि उन दिनों में बहुत, जैसा कि लोगों को पता होगा, अर्ली 70s में लोग बड़े अरब कंट्री जाते थे और वहां से जब आते थे उनके हाथ में टेप रिकॉर्डर होता था और एक हाथ में, मगर टेप रिकॉर्डर का जमाना था, कैसेट रिकॉर्डर कैसेट रिकॉर्डर का जमाना था, और हर एक घर में जो है ना कैसेट प्लेयर जो है वो भरमार थी उसकी जी। तो मेरे दिमाग में आया कि बजाय इसके कि वो तो चलो प्रोजेक्ट है कि वहाँ हम भेजेंगे, बट इन द मीन टाइम अगर ये जो कैसेट पे अगर कोई हम प्रोग्राम बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो कि घरों में लोग अपनी मर्जी से अपने टाइम के मुताबिक सुन सकते हैं, लगा सकते हैं, तो वो एक ज्यादा मौसर होगा, बजाय इसके कि हम यहाँ से प्रोग्राम बना के रेडियो स्टेशंस भेजें, वहाँ से वो ब्रॉडकास्ट हो, और वो शॉर्ट वेव पे होता है और वो टाइमिंग उसके सुबह सुबह के थे, कई लोग लगा सकते थे, कई लोग ऑब्वियसली अरे शी शाह ये वो आ रहा है, तो उतने में वो प्रोग्राम, वो जो इतनी मेहनत से बनाया गया था, वो निकल जाता था। ऑन द अदर हैंड, अगर कैसेट पे है तो वो अपने अपने टाइम में किसी वक्त भी वो चला के और सुन सकते थे और साथ अपना काम भी कर सकते थे। जैसे कि सुबह सुबह अगर ज़बूर या हिम्स वगैरह लगाए जाएं तो लोग उसके साथ गा भी रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, और इस तरह से। तो वो मेरे दिमाग में आया, तो वो हमने फर्स्ट प्रोडक्शन, क्योंकि मरियम आबाद का मेला नजदीक था, उस वक्त ऐसे दिमाग में आया कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम माँ मरियम की इज्जत में, हमारे पास इतने बेशुमार हिम्स हैं, अगर हम रिकॉर्ड करें, एक जगह पर करें, तो वो लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, तो वो हमने जल्दी जल्दी वो रिकॉर्ड किए और उसको शक्ल दी। फर्स्ट प्रोडक्शन थी, बहुत मुश्किलात आई, कैसे करना है, उसका लेबलिंग कैसे करनी है, उसका कवर कैसा बनेगा, उसका टाइटल, प्रिंटिंग, फिर उसकी कॉपिंग, एवरीथिंग। तो अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया वहां पर और वो बहुत हिट हुआ। उससे फिर इनकरेजमेंट मिली कि ये इस प्रोजेक्ट को हम कैसेट्स के एल्बम्स यानी कि करते जाएं। तो उसमें कौन से आर्टिस्ट, पहली प्रोडक्शन वेव की थी, जो आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे या गुलकार थे, वो कौन से थे उस वक्त जब ये पहली
शुरू में जो है ना सबसे जो पहली प्रोडक्शन जो सबसे जो मुकद्दस मरियम की इज्जत में उनकी शान में वो जो बनाया गया था, उसमें सबसे पहले जो सिंगर थे वो इसहाक फरोज सोलो सिंगर के तौर पे उनको लिया गया था। मगर मेरी और फादर बॉन्स की यही कोशिश थी कि क्वायर्स के ज्यादा गीत हों, तो मगर मजबूरी हो जाती थी कि क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कल्चर जो है चर्च म्यूजिक वो क्वायर्स पे मुश्तमिल है, तो ज्यादा यही सोच रही थी कि ये जो जितने भी गीत और हिम्स हों वो क्वायर की शक्ल में ही हों, क्वायर ही है। मगर कहीं पर ऐसा था कि क्वायर नहीं थी हो सकती, फिर हमने कोशिश की चलो इसको हम सोलो करें। तो जनाब इसहाक फरोज साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया एंड उनकी आवाज में हमने काफी गीत। वो उस पहली कैसेट की ट्यून्स ज्यादा किसने बनाई थी, या पुराने लिए थे या कुछ नए डाले थे उस पहली प्रोडक्शन में? वो पुराने ही थे, क्योंकि पहले कोशिश यही की गई कि जो मशहूर जो चर्चेज में गाए जाते हैं वो रिकॉर्ड किए जाएं, वो कैसेट्स पर आए। अच्छा, तो जब वो हो जाएं उसके बाद फिर कुछ नए अगर जरूरत पड़ती है तो स्टेप बाय स्टेप वो किए जाए। मतलब कोशिश यही की कि जो चर्चेज में गाए गए गीत वगैरह वो, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो बनाए गए पहले। अच्छा, बहुत अच्छा। वो तो फिर एक रिकॉर्डिंग में आ गई ना चीजें, रिकॉर्ड में आ गया सारा चीजें, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर ये तो पहली प्रोडक्शन थी, उसके बाद फिर आप कितनी प्रोडक्शन साल में निकालते थे? कोई ऐसा टारगेट नहीं था, मगर जैसे जैसे ओकेजन्स आते थे हम उस ओकेजन के हिसाब से हमने वो स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट। जैसे कि जब ये सितंबर में मरियम बात का मेला था वो किया मुकद्दस मरियम की शान में। उसके बाद ये आ रहा था, क्रिसमस आ रहा था, तो हमने सोचा वो क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के लिए हम जो है वो एक एल्बम बनाते हैं। तो उसका पहला उसका टाइटल था क्रिसमस के गीत एल्बम। ये किस साल की बात है? क्रिसमस का ये आई थिंक 74 या 75 की होगी, नॉट लेटर देन दैट। जी, वो जिसमें वो चरनी में पैदा हुआ, ये उसी वक्त की गीत? नहीं, वो बाद में किया गया था। वो चरनी पे वो जो है वो प्रोडक्शन फिर बाद में हुई थी, क्योंकि वो वॉल्यूम 2 बनाया था। अच्छा, वो उसका टाइटल था इमैनुअल। अच्छा जी, अच्छा। तो फिर आप दोनों तो थे ही, तो आपने ये रिकॉर्डिंग वगैरह कहाँ से कैसे सीखी उस वक्त? कुछ तो मुझे आइडिया था, वैसे जो फादर जॉन बाउंस ने मुझे ये सारे रिकॉर्डिंग्स का और ये तरीकेकार उन्होंने मुझे सिखाया ये सारा कुछ। अच्छा, क्योंकि वो खुद बीबीसी से ट्रेंड थे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग ट्रेन किया। अच्छा, तो ये फिर मेरा लगाव था इस तरह, तो मैंने जल्दी पिक किया। हाँ, हो जाए वो तो पिक करना था आपने। अच्छा, ये जो फिर इसके बाद ए नैयर फिर कैसे आए वेव स्टूडियो में? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है आपका। जब हम ये कर रहे थे, जैसे इसहाक फरोज साहब और दूसरे आर्टिस्ट थे बीच में और क्वायर्स थी, तो हमने देखना शुरू किया कि हमारे और भी कितने जो क्रिश्चियन आर्टिस्ट्स हैं वो इधर उधर हैं और उनको अप्रोच किया जाए ताकि उनको भी रिकॉर्ड करें, और लोग जो हैं, पब्लिक जो है वो उनको सुनना मांगती है। तो उन दिनों में नैयर साहब जो है वो हिट हुए थे नए अपने फिल्म इंडस्ट्री में। उनका गाना मेरा ख्याल है ना तेरा नाम, वो फिल्म बेस्ड के कुछ गाने थे जो कि वो हिट हुए थे। तो क्योंकि वो मेरे दोस्त थे काफी पुराने जानने वाले, तो मैंने फादर जॉन बाउंस से कहा कि मैंने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि अगर वो कोई एक आधा गीत अगर
मसीह गीत हमारे लिए गाएं, वेव स्टूडियो के लिए गाएं, तो एक वो हम्म, रिकॉर्ड, तो उनको बड़ा पसंद आया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर वो मुझे कहने लगे कि बी केयरफुल, ये ऐसे लोग जो हैं प्लेबैक सिंगर कम ही जो है ना टाइम देते हैं, वो बिजी होते हैं, तो मे बी वो या फिर उनकी डिमांड बहुत होगी जो कि हम पूरी नहीं कर सकते। हम्म, तो मैं कहा वो आप एग्री हो, आप मुझ पे छोड़े, मैं जो है हम्म, उनसे राब्ता करूंगा और हम्म, अ, कोशिश करेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और अपना जो तोड़ा है, जो उनके उनकी क्या कहते हैं उसको, उनका जो टैलेंट है। टैलेंट है वो हमें हम्म, चर्च को दें। हम्म, तो मैंने राब्ता किया नैयर साहब से, तो वो एग्री हो गए। हम्म, तो इस तरह से फिर वो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की। अच्छा, उन्होंने कहा कि चर्च का काम है और मैं खुशी से इसको कबूल करता हूँ और मैं डेफिनेटली जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। अच्छा। तो वो जो पहली कैसेट थी ए नैयर की आवाज में जो निकली, उसका नाम क्या था? जी, जो पहला जो वॉल्यूम था ए नैयर का, या जो कैसेट वेव स्टूडियो ने ए नैयर की निकाली, उसका नाम क्या था? उसका वो नाम? पहला गाना, पहला गीत जो उन्होंने गाया था वो क्रिसमस का था एक्चुअली। अच्छा, वो क्रिसमस। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट थे, उसमें उनका एक पहला अच्छा, एक गीत गाया था। अच्छा, एक गाना गीत। रिकॉर्ड किया गया था वो। हाँ, अच्छा, कितनी अच्छा, प्यारी मुकद्दस सी रात है, और एक वंदना करते हैं हम, वो अजली मोहब्बत के गीत, कॉमन हिम्स नंबर 1, उसमें अच्छा। उनका गीत डाला गया जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया। हम्म, फिर वो कॉल्स आई कि जी उनके उनकी एक एल्बम भी बनाई जाए अगर हो सके तो। फिर मैंने उनसे डिस्कस किया तो वो हाँ, एग्री हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पूरी एक मेरी एल्बम भी करें, तैयार करें। वो उस वक्त फिर हमने खालिद निज़ामी, जी, बड़े फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार और मौसीकार बात है। हैं वो, उनसे रब्ता किया। वो भी उनके भी दोस्त थे मेरे, उन्होंने एग्री किया और हम्म, उन्होंने वो ट्यून्स बनाई और फिर हमने वो एक शाम ए नैयर के नाम कुछ ऐसा टाइटल था उसका। नैयर अच्छा, भाई के पूरी एल्बम उन्होंने उसमें गाई, और हम्म, उसमें उनको बहुत वो जो गीत उनको पसंद है जिसमें ए हमारे बाप और सुना दो मुझको प्रेम कहानी, नहीं, वो जब बना तो बहुत जज्बाती हो गए थे वो, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी तक नहीं थी बनी, लोगों ने बनाई तो थी वो ट्यून, हम्म, इस पर काफी ट्यून्स बनी हुई हैं, मगर जो खालिद निज़ामी वो सुना दो मुझको प्रेम कहानी, वो पर्टिकुलर गीत जो है वो 2 दिन में रिकॉर्ड हुआ था। वो उनसे गाया नहीं था जाता, अपने जज्बात पे काबू, यानी वाह, कि उनके अश्क बार हो जाते थे वो हम्म, जैसे ही वो अंतरे की तरफ आते थे। तो अच्छा, वो एक बड़ा वो हिस्टोरिकल वाह, गीत, हम्म, वो बड़े गाया जाए या सुना जाए तो उसमें बहुत गहरे जज्बात हैं उनके अच्छा। लफ्जों के मुताबिक। देखिए, इन बातों का तो हमें नहीं पता, ये आपको पता है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें ये इस गीत की जो ऑफ कोर्स। हिस्ट्री है। अच्छा, हाँ। अच्छा, फिर एक और बड़े मशहूर सिंगर उन वक्तों में आपने इन्वॉल्व की, नैयरा नूर के हम गाने सुना करते थे उस जमाने में। वो कैसे आई? वो आपके दौर में आई मेरे स्टूडियो में? फिर हमने तो कोशिश यही की थी कि हमारे इसमें वर्कशॉप फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन के बैनर पे, बस इस प्लेटफॉर्म पे हम क्रिश्चियंस अपने भाई बहनों को ज्यादा मौका दें, मगर वो हमने दिया भी। एक ऐसा वो ऐसी ट्यून्स यासिन साहब कोयटा के, उन्होंने कुछ ट्यून्स ऐसी बनाई, तो काफी हमने सोचा कि ये किसकी आवाज पे सूट करेगा ये। हम्म, अम, वो था झूले, वो एक लोरी टाइप, हाँ जी, झूले चरनी बहुत मशहूर झूले हुआ था। यीशु झूले, और बहुत प्यारी उन्होंने लोरी ये बनाई। हम्म, तो हमने कहा कि ये जो है इसके लफ्ज अच्छे हैं, इसकी ट्यून अच्छी है, इसको जाया ना किया जाए, इसको कुछ अच्छी आवाज में
रिकॉर्ड किया जाए। हम्म, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीवी से और फिल्म इंडस्ट्री से रहा है और मैं वहाँ पे एज अ म्यूजिशियन परफॉर्म करता रहा हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट इन सब के साथ, सब आर्टिस्ट के साथ जी। हैं और थे। तो क्योंकि उन दिनों में वो बड़ा अच्छा गा रही थी इस टाइम, तो ऐसे मेरे दिमाग में आया। मैंने फिर फादर जॉन से रब्ता किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में एक आया कि अगर ये पर्टिकुलर लोरी उनसे अगर गवाई जाए तो उनकी आवाज़ में ये बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो राजी हो जाती हैं तो। मैंने उनसे जिक्र किया, नैयराबाद जी से मैंने जिक्र किया, मैंने कहा जी वो इस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट है। कहती हैं ये तो मुझे पता है आप लोग ऐसे कर रहे हैं। कह रही तो बड़ी खुशी की बात है, अगर आप मुझे इतना समझते हैं कि मैं जीसस के लिए, माँ मरियम के लिए गाऊं, तो मेरे लिए इससे खुशी की, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं होगी। तो वो राजी हो गई। तो मैंने कहा आपकी फीस और ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। तो उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया और कहने कि जो भी आप, फिर हमने उनसे उस एल्बम में 2 गीत, जो 2 दूसरा था दिन खुशियों के आए हैं, दिन खुशियों के, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अभी भी मेरे पास है वो, मैं सुनता हूँ उसे गाड़ी में अभी तक। जी जी जी, बहुत बहुत कमाल काम है, बहुत कमाल काम, सुरीला काम, बहुत सुरीला। अच्छा, ये जो यासीन एक होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, फादर जॉन बामस, जो उनसे काफी काम करवाया। हाँ जी, वो कोयटा से ताल्लुक था उनका। हाँ, मैंने एक दफा मिला हूँ फादर जॉन बामस, तो फिर चले गए, लेकिन उनके जो जब तक वो थे वहाँ, वो आते थे लाहौर, तो वो फादर जॉन बामस से कैसे मिले और कैसे वे उसमें इन्वॉल्व हुए? राइट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्योंकि फादर ऑटो वो भी हॉलैंड से उनका ताल्लुक है, और वो कोयटा में उनका प्रोजेक्ट था अल्फला एक इंस्टीट्यूट के वो हेड थे, वो चलाते थे, गरीब बच्चों को वहाँ पे तालीम देते थे, उन्हें हुनर सिखाते थे और इस तरह से बड़ी खिदमत कर रहे थे। तो फादर जॉन उनके पास अक्सर जाया करते थे और वहाँ पर ये इनकी मुलाकात उन आर्टिस्ट से हुई। वहाँ पर 2-3 आर्टिस्ट वहाँ से निकले। एक परवेज सैमुअल हैं, वो उस वक्त काफी छोटे थे, उनको हमने छोटे बच्चों के उसमें एल्बम में इस्तेमाल किया उनको। अच्छा, ये यासीन साहब थे, इनकी बड़ी अच्छी कंपोजिशंस थी। वो जॉन ने उनको खास वहां से बुलवाया, कोयटा से, और कितनी दफा बुलवाया, और वो उनका जो ज़ख़ीरा था वो हमने उसको रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये जो सारा जो काम था, आपके पास उस वक्त बजट कितना होता था ये कैसेट्स का, और ये जितना भी आप आर्टिस्ट को बुलाते हैं? मैं रहा हूँ, मैंने तो बहुत मिनिमम बजट में ये, क्योंकि मैं खुद प्ले करता था, बजाता भी था और कंपोजर भी और रिकॉर्डिंग भी, और फिर मेरे दोस्त जो थे वो खुशी से आते थे, जिनको भी मैं कहता था कि जी इस तरह से है, और एक क्योंकि हमें कोई फंड्स नहीं थे मिलते कहीं से भी, तो इस शुरू से यही था कि ये सेल्फ सपोर्ट प्रोजेक्ट है ये, तो जो हमने यहाँ से करना है और जो इनकम आनी है उसी में से हमारे खर्चे वगैरह निकलने हैं। तो एक कैसेट पे तो उस वक्त तो बहुत कम लागत आया करती थी। मुझे शायद, अगर मैं याद हो मुझे, तो शुरू में तो मेरे दोस्तों ने फ्री बजाया 1-2 एल्बम्स में। अच्छा, मगर जब वो थोड़ा सा हमने देखा कि ये फंड्स आने शुरू हो गए, तो फिर हमने उनको एज अ कन्वेंस के तौर पर 30 रुपए 35 रुपए फी गाने के दिया करते थे। बड़ी बात है। अच्छा, ये जो एक बाल बहू एक सिंगर होते थे, उन्होंने काफी पुराने गीत गाए हैं जी, जैसे ये सोच की देवी सोचों में गुम रहती है, ये गीत
मेरे पास मेरी गाड़ी में एक और उठो रात खुशी की आई, जी। ये ये लोग कैसे इन्वॉल्व किया आपने? ये मैंने नहीं एक्चुअली किया। अच्छा। मेरे बाल बहू वगैरह वो तो सब दोस्त ही थे, हम रिकॉर्डिंग्स में अक्सर मिला करते थे, जी। कैसेट्स रिकॉर्डिंग्स में, EMI में, या फिर दोस्त। मगर जब मैंने छोड़ा तो मेरे बाद फिर एंड्रू ने शायद उनको कांटेक्ट किया था, तो मेरा ख्याल है वो फिर वो बाद में। हाँ, मेरे दौर के, मेरे अगर दौर के होते और वही चीज होती तो मैं इजहाक फिरोज से गवाता, वो बाल बहू से नहीं गवाता हूँ। तो आप कितनी देर तक वेव्स के साथ थे? 6-7 साल। 74 से 80 तक, 81 तक, 80 तक आई थिंक। 80 तक। अच्छा जी। फिर आप उधर चले गए निराली किताबों में? निराली किताबों, अडल्ट बेसिक एजुकेशन सोसाइटी में, उधर वहाँ पे उन्होंने जब ये नाम दिया गया था ना वेव का, उस वक्त ही उन्होंने नाम दिया था कि ये वर्कशॉप फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन है, और जो अडल्ट बेसिक एजुकेशन सोसाइटी का उन्होंने एक हिस्सा बनाया, उन्होंने पेव कर दिया। अच्छा। सो वेव वर्कशॉप फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन एंड पेव प्रोग्राम फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन। तो ये जो वेव है, जो लफ्ज, ये आप बता रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट प्रेस्बिटेरियन मिनिस्टर थे जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किया, राइट? ऐसे ही है? किया था जी, उन्होंने किया था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसका वो फादर जॉन पामंस के मुल्क से ही थे, वो हॉलैंड से? नहीं, वो अमेरिकन फादर थे, एड कार्लसन उनका नाम था। अच्छा। तो आपकी आवाज कट रही है बीच में थोड़ी, अच्छा, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो और कोई ऐसा वाकया बताएं जो आपको याद हो, जो मेमोरेबल हो और हमारे लोगों के लिए फायदामंद हो। कोई ऐसा वाकया जो 6 साल के दौरान जब आपने काम शुरू किया और पूरा ये स्ट्रगल का पीरियड था ना, वेव्स का, और चैलेंज का दौर था, तो हाँ कोई जी, बिल्कुल ऐसे चैलेंजेस या ऐसी कोई कहानी याद है हाँ, जो आपको अब तक याद हो कि ये एक ऐसा काम था जो उस वक्त बड़ा मुश्किल था लेकिन हमने किया? मुश्किल तो हमें सिंगरों को या आर्टिस्टों को लाने के लिए हुआ करती थी, इकट्ठा करने के लिए काफी मुश्किलात आती थी, मगर हर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार होता था और वो करते थे। कभी कभी हम अपना टारगेट से डिले भी हो जाते थे, जैसे कि हमने वो छोटे बच्चों के लिए कैसेट बनाई, तो उसमें एक क्रिसमस की भी एल्बम है, जो कि वो भी मुझे याद है कि वो हम टारगेट से पीछे रह रहे थे, ट्यून्स बन चुकी थी, ट्रैक्स बन चुके थे, तो जिसको कहा गया कि वो आए और रिकॉर्ड करें तो वो नहीं पहुंच सके, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी कि इसको कैसे इसको मुकम्मल किया जाए। तो फिर मैंने ही वो पर्टिकुलर हिम जो है वो फिर मुझे गाना पड़ गया था। तो मैं बजाते खुद अपनी प्रोडक्शन में गाना नहीं था चाहता, मैं चाहता था कि दूसरे लोग ही उनको चांस दिया जाए, वो ये बुनियादी बात थी जी। मगर वो मजबूरी के तहत, क्योंकि हमें वो टारगेट पूरा करना था और उसको डिले नहीं थे हम कर सकते, तो फिर क्योंकि उस वक्त यहाँ मैं बताता चलूं कि फादर जॉन की तबीयत जो थी वो थोड़ी, वो गर्म मजाज भी थे। गर्म मजाज, जरा सा ऑब्वियसली अगर कोई टाइम पर कोई काम नहीं हो रहा होता तो वो थोड़े से गुस्से में आ जाते थे। तो वो कह रहे कि ये क्या तरीका, उनको टाइम दिया है, उनकी वजह से हम स्टक हैं और ये नहीं आ रहे हो। मैंने कहा आप फादर जी, आप फिक्र ना करें, आप ये ट्रैक रेडी करें, मैं इसको गा के तो इसको पूरा करूंगा, मुकम्मल करेंगे इस काम। तो अच्छा, जैसे
कुछ गीत हैं जो कि मेरी आवाज में रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं। अच्छा, वो बड़े अच्छे चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि आप अच्छा गाते थे। आप तो चटनी में हाँ, लेकिन आप, मुझे महसूस हो रहा है कि आप नहीं, वो पसंद किया गया, लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया गया। हाँ, बहुत मैं हम तो बहुत गाते रहे हैं लाहौर में और मुल्तान में, कराची में, 3-4 जगहों पे मैं रहा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो बहुत गाते, अभी तक लोग गाते हैं, ये तो अभी जी, तक जी। गाते हैं, अभी तक ही गाते हैं। रियली? हाँ, ओह, वेरी गुड, अभी तक। वेरी गुड। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हाँ, लोगों ने इसको जिंदा रखा हुआ है। हाँ, बल्कि जब तक ये, अगर वेव्स के अभी भी जो सीडीज आए, अगर पुराने गीतों को शामिल करते रहे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जो ओल्ड इज गोल्ड हमेशा कहते हैं, और जो हमारी हिस्ट्री है, हमें उस हिस्ट्री से हमेशा सीखते रहना चाहिए, जी, वरना फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम बढ़ेंगे तो समझ के बगैर बढ़ेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वेव्स, एक तो आप रिकॉर्डिंग का काम करते थे, फिर आप जी, मुझे पता है कि वेव्स में जो लड़के थे उस वक्त, ये क्वायर्स को और कॉन्वेंट्स में और ऑर्डिनेशंस में भी बजाने के लिए जाया करते थे। तो ये इसके मतलब बताएं कि वो वेव्स कैसे अफोर्ड करता था, और कैसे आपके पास इतना टाइम होता था कि आप लाहौर के पैरिशेस में भी इन्वॉल्व हो। नहीं, वो वेव्स का वो हाँ जी, वो वेव का प्रोजेक्ट नहीं था वो। अच्छा, वो क्योंकि मैं क्वायर चलाता सेंट एंथनीज पैरिश और कैथेड्रल, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के क्वायर का इंचार्ज था मैं, तो वो मैं रेगुलर करता था। तो वो फिर कॉन्वेंट्स और दूसरे इदारे जो हैं वो मुझे अप्रोच करते थे कि हमें आके ये गीत सिखाएं। वो हम वॉलंटरीली किया करते थे। अच्छा, ये क्योंकि सब मेरे दोस्त थे, तो इनको मैं साथ ले जाता था, रेसल जाता था और एक रिदम वाला। फिर जब फाइनल रेसल होती थी उस वक्त फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करता था कि आप भी आएं, और वो आते थे, और हमने बहुत खिदमत की, और बड़ा मतलब खुदा ने हमें ब्लेस भी किया इन बातों से। लोग पसंद, जी, कन्वेंशंस, बड़ी कन्वेंशंस की, और बड़े ऑर्डिनेशंस, सिस्टर्स, फादर्स, इवन बिशप्स जब बने उस वक्त भी ये हमें मौका दिया गया कि आप भी क्वायर को लीड करें, तो मैंने किया। बल्कि नैयर भाई को बुलाया तो वो भी खुशी से आए, उन्होंने भी डे लॉस जो है वो इबादत अटेंड की, और इबादत में अपनी परफॉर्मेंस दी विद द क्वायर, जो कि बड़ी यादगार रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपके बड़े मशहूर गीत हुए, सारा घराना दर पे आया, फिर ये तो हाँ, ये तो बड़ा मशहूर हुआ ना उस वक्त। फिर और भी काफी थे, लेकिन एक मिनट आप होल्ड करें, एक मिनट जरा होल्ड रखें। जिंदगी खुशियों का साथ। हाँ, एक मिनट भाईजान होल्ड रखना, हम यहीं से शुरू करते हैं जरा, एक मिनट जरा। हाँ जी, तो ये जो सारा घराना और आपके ये सारे गीत आपके बड़े मशहूर हुए, ये तो आप वेव स्टूडियो से उस वक्त चले गए हुए थे। हाँ जी, या बिल्कुल। उस वक्त फादर एंड्रू बाहर से कुछ ट्रेनिंग करके आए थे, गीत लेके आए थे इंग्लिश। तो इन्होंने कहा कि ये जैसे वो है दिस इज द डे, और दूसरे कुछ और इंग्लिश के, उन्होंने उस पे उर्दू की ट्रांसलेशन हालेलुया हालेलुया, जिस तरह से जलाल जलाल हालेलुया, वो हाँ जी, वो इन्होंने आके हमें सिखाया, इसको उर्दू लफ्जों पे उसको किया ट्यून वही, मगर उस पे उस इंग्लिश के मुताबिक उर्दू ट्रांसलेशन की। और जो नहीं थे हो सके वो फिर क्योंकि सिस्टर मरियम भी इन्वॉल्व थी, तो उनका प्रोजेक्ट था जिसमें कि वो शिफाया इबादत वगैरह किया करते थे, और उनका पूरी एक टीम थी जिस तरह घर आता।
तो जब ये सब कुछ इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि चार्ल्स यार ये तो काफी अच्छी चीजें हैं, तो क्योंकि आपका ताल्लुक रहा है तो क्यों ना हम इसको रिकॉर्ड करें। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि इसे पूरे इसको, तो जब हमने उसकी टाइमिंग की तो टाइमिंग कम थे कैसेट के मुताबिक। आपको पता ही है कि 60 मिनट की कैसेट में तरफ आते थे, 8 या 7 एक तरफ आते थे, तो वो टाइमिंग कम हो रही थी। तो सिस्टर मरियम से, क्योंकि वो काफी इसमें वो माहिर थी इसमें लिखत में, पोएट भी हैं, तो उनको कहा तो ये थीम ये है, थीम यही रहेगी सारा घराना, तो इस पे आपने कुछ लिखना है। वो फिर उन्होंने ये पोइट्री जो कि उन्होंने लिखा सारा घराना दर पे आया, ये इलाइजा, तो फादर ने कहा जी इसकी अब ट्यून बनाए। मैं क्यों नहीं, करते हैं इसको। उन्होंने मुझे अल्फाज दिए, मैंने उस पर कंपोजिशन की। इस तरह से वो कई जो वो फिर हमने एल्बम का नाम ही दिया सारा घराना। तो उसमें हमने फिर क्योंकि थोड़ा मॉडर्न हट के दूसरी जो रिकॉर्डिंग्स थी उसे हट के इसको किया, क्योंकि ये इंग्लिश ट्यून्स के भी थी, तर्जमे थे, और जो हमने भी ट्यून्स बनाई वो भी फिर हमने इस कैलिबर की बनाई के थोड़ा सा मॉडर्न हो, और मॉडर्न, और फिर ये भी ज़हन में रखा कि ये पूरा चर्च का है, ना कि ये कोई सोलो गाए, और अगर क्वायर या कांग्रीगेशन गाना चाहे तो वो गा ना सके। तो उसको जहन में रखा कि पूरी कलीसिया गाए इसको, पूरा चर्च गाए, उस टाइप की ट्यून्स, और वो खुदावन ने फिर बहुत मदद की, और वो आमद हुई, और वो अच्छी बन गई पूरे पाकिस्तान सारे। हाँ जी जी। तो ये पर्टिकुलर ये वाहिद एक एल्बम था जो कि ना सिर्फ हम यानी कि देसी लोगों में पसंद किया गया, बल्कि मगरबी लोगों में भी, आई मीन इंग्लिश लोगों में भी ये पसंद किया, क्योंकि वो ट्यून्स ऐसी थी जो कैची, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, तो वो लोग साथ साथ इंग्लिश में गाया करते थे लगा के। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उसका, और वो आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे कि आपने वेव्स जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तानी बिशप्स कॉन्फ्रेंस का, और आपने फादर जॉन बॉमस ने जिस तरह इसको शुरू किया और जिस तरह अब तक वेव चल रहा है, खुदा आपको, फादर जॉन बॉमस को, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाला और डाल रहे हैं, खुदा उनको और उनके खानदानों को बरकत दे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया कि मैं वो वेव के मुतालिक कुछ बता